मुझसे अगर कोई पूछे कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी फाइनेंशियल पॉलिसीज आप कॉपी पेस्ट करके अपने घर पे इंप्लीमेंट करना चाहें, तो मेरा जवाब नॉर्वे होगा। वो क्यों होगा, आइए आज इस वीडियो में देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी फाइनेंशियल पॉलिसीज बहुत ज़बरदस्त रही हैं लास्ट फ्यू डेकेड्स के अंदर, और उसकी पॉलिसीज हम अपने घर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपनी डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो है नॉर्वे। अब नॉर्वे को मैंने क्यों सेलेक्ट किया और उसका कुछ बैकग्राउंड, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये नॉर्वे स्पेसिफिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, तो 1969 से पहले नॉर्वे एक बहुत ही रेगुलर नॉर्मल किस्म का मुल्क था, यूरोपियन मुल्क था, जो कि आप कह लें कि बेसिकली उसकी इकॉनमी जैसे नॉर्मल बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी उसकी तरह चल रही थी। उसके बाद ये हुआ कि उसके अंदर उन्होंने स्ट्रैटेजिक थोड़ा सा डिसीजन लिया और अपना जो कोस्ट लाइन है वो बढ़ा दिया। वो बढ़ाने के बाद अब पता नहीं कि ये मैंने हिस्ट्री पढ़ी है लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इसके अंदर उनका जो मकसद था बढ़ाने का वो इसीलिए था कि उनके जो जो ऑफशोर उनकी जो सराउंडिंग सी है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनको ऑयल रिजर्व्स मिले। तो वो उनको पता था या नहीं पता था ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उस एरिया को बढ़ाया और उसको अपने अंदर उसको अपने बेसिकली वो नॉर्वेजियन वाटर्स हो गए वो। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद 1969 के बाद और 70s के अंदर उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की। जब ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की तो उनको पता चला कि यार बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑयल रिजर्व्स हैं सी बेड के अंदर। इसके अलावा ये कि नॉर्वे जो है वो इस वक्त जो टॉप जीडीपी पर कैपिटा अगर किसी के अंदर आप उसको देखें ना लिस्ट के अंदर, और छोटे मोटे मुल्क निकाल दें जैसे कतर हो गया या इस तरह की कंट्रीज को निकाल दें तो नॉर्वे आपको टॉप पे मिलेगा। और अच्छा, नॉर्वे बेसिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंतहाई महंगा मुल्क है, फिर भी एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो मतलब आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं कुछ ना कुछ तो होगा ना कि लोग जाना चाहते हैं वहां पर। नॉर्वे इतना एक्सपेंसिव है कि जो आसपास की कंट्रीज हैं वो उसके पास भी नहीं आते हैं, यानी कि नॉर्वे से लोग स्वीडन या डिफरेंट जो दूसरे उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां से कमोडिटीज खरीदने भी जाते हैं जस्ट टू सेव मनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग गरीब हैं, लोग बहुत अमीर हैं वहां के, लेकिन इतने भी अमीर नहीं है क्योंकि वहां का टैक्स जो स्ट्रक्चर है वो काफी हैवी है और उसके हिसाब से जो इनकम लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो वहां पर जितनी महंगाई है या जितना एक्सपेंसिव कंट्री है वो उस हिसाब से नहीं है। नॉर्वे की जो एक्सपोर्ट परसेंटेज है वो ऑयल से रिलेट करती थी और 60 to 70 किसी जमाने में 60 to 70% तक ऑयल एक्सपोर्ट होता था नॉर्वे से। अच्छा, ये तो कुछ होगी नॉर्वे की बात कि नॉर्वे किस तरह का है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ऑयल निकला वहां पर, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो अपना उन्होंने फ्यूचर सिक्योर कर लिया। उन्होंने फ्यूचर सिक्योर इस तरह किया कि उन्होंने एक फंड बनाया जो कि ओली फॉन्डेट कहलाता है और वो नॉर्वे का पेंशन फंड कहलाता है। तो उसमें होता क्या है कि आप और बाय द वे ये फंड इस वक्त दुनिया का टॉप फंड है, सॉवरेन फंड जिसे कहते हैं। तो इस वक्त अगर आप कंपेयर कर लें अबू धाबी को, इस वक्त आप कंपेयर कर लें चाइना को, मतलब चाइना का साइज देखें, अबू धाबी का साइज देखें, फिर नॉर्वे का साइज देखें, मतलब पॉपुलेशन साइज भी देखें और फिर उनके फंड्स का साइज भी देखें, तो इट्स अ ह्यूज फंड और पूरी दुनिया का टॉप फंड सॉवरेन वेल्थ फंड है। ये फंड उन्होंने उस वक्त बनाया था जब उनको पता चल रहा था कि यार ठीक है हमारी ऑयल इनकम तो है लेकिन आगे का कुछ नहीं पता, और जो हमको हिट्स लग सकती हैं ऑयल की, या जिस तरह से दुनिया में होता है कि ऑयल की वजह से जो इकोनॉमीज ऑयल के ऊपर सस्टेन करना चाहती हैं उनके साथ हमने देख लिया कि क्या हुआ है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है वेनेजुएला की, इस तरह के बहुत सारे मुल्क हैं और अगर ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट होती चीज़ें तो आज वेनेजुएला जैसा हाल बहुत सारे और मुल्कों का हो रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे मुल्कों ने डाइवर्सिफाई किया अपने आप को, इसमें नॉर्वे भी शामिल है। तो बेसिकली नॉर्वे ने स्मार्ट मनी डिसीजन लिए। उसने जो फंड बनाया उनको 3 जगहों पर बेसिकली इन्वेस्ट किया उसने। उन्होंने उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, उन्होंने उसको कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया, उन्होंने उसको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, उन्होंने उसको इंटरनेशनल शेयर्स में इन्वेस्ट किया। इनफैक्ट जो ये फंड है इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ये कहीं नॉर्वे के अंदर नहीं है, ये सब कुछ सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरसीज है। तो अगर इसके अंदर आप देखें तो इनके बहुत मेजर शेयर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, लाइक एप्पल, फेसबुक, इस तरह की कंपनीज में 9200 कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर इनके शेयर्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये कि इन्होंने बॉन्ड मार्केट में जो कि सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसके अंदर 74 कंट्रीज के बॉन्ड्स इन्होंने खरीदे हुए हैं।
यानी कि जाहिर सी बात है पूरे बॉन्ड्स तो नहीं लिए होंगे, लेकिन सर्टेन परसेंटेज इनके पास है। इसके अलावा रियल एस्टेट की काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन अगर मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना परसेंटेज है तो वो इतना बड़ा परसेंटेज नहीं है, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट का भी एक चंक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने बताया कि नॉर्वे के अंदर जो ये सॉवरेन वेल्थ फंड है, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये नॉर्वे से बाहर होती है। तो यू कैन इमेजिन कि इसके अंदर जो इनका अपना एक्सपोजर है वो कितना कम हो जाता है, अपने प्रॉब्लम्स का एक्सपोजर। तो ये दुनिया के अंदर बाकी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका आइडिया इससे लगाएं कि ये जो फंड है इसकी वर्थ इतनी हो जाती है कि हर बंदा इस वक्त जो नॉर्वेजियन है उसके एसेट्स हैं, आप समझे $2,20,000 के करीब के उसके एसेट्स हैं। ऑल्दो कि ये एसेट्स वो यूज नहीं कर सकता वो बंदा, ये इवन गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती ये एसेट्स को। गवर्नमेंट भी 3% से ज्यादा एवरी ईयर इससे निकाल नहीं सकती, जो कि इसकी प्रोसीड्स होती हैं। यानी जो इस फंड की इन्वेस्टमेंट है उससे जो गवर्नमेंट की यील्ड है वो तकरीबन 10.9% थी 2020 के अंदर। इट्स नॉट अ जोक, मतलब मजाक नहीं है। एवरेज आउट करके 10.9 इतने बड़े फंड की अगर आप इन्वेस्टमेंट यील्ड ले रहे हैं, उसमें से जो प्रॉफिट है उसके अंदर से गवर्नमेंट सिर्फ 3% इसका यूज कर सकती है, वो भी पब्लिक वेलफेयर के ऊपर। इसके अलावा कुछ यूज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर री इन्वेस्टमेंट होती है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना फूल प्रूफ सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है कि हमारे पास जो फंड है इसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, नॉर्मल पब्लिक हाथ नहीं लगा सकती, गवर्नमेंट हाथ नहीं लगा सकती, कोई हाथ नहीं लगा सकता इसको। सिर्फ उसके कुछ प्रोसीड का कुछ पार्ट जो है, जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट है, वो हम यूज कर सकते हैं इन सर्टेन कंडीशंस। अच्छा, उसके अंदर आप ये देखें कि ऑल्दो के ये सारी चीजें हैं, लेकिन नॉर्वे खुद एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री था पहले, जिसके बाद उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, और आज ये जो फंड है ये फॉरबिड करता है अपने स्टेक होल्डर्स को कि ये ऑयल जैसी चीज के अंदर इन्वेस्ट ना करें, कार्बन फुटप्रिंट जिससे बढ़ता है उस चीज के अंदर इन्वेस्ट ना करें। एनर्जी कंपनीज के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है। हाँ, जो कंपनीज जो कंपनीज रिन्यूएबल में काम कर रही हैं उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मल फुल ऑफ कार्बन कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो आप इसको ये कह लें कि बेसिकली ये एथिक्स है, या इसको कह लें हिपोक्रेसी। जैसे आपको याद होगा ना, इलॉन मस्क ने बड़ा मशहूर एक ट्वीट की थी कुछ दिनों पहले, जिसके अंदर उसने जो है ना बिटकॉइन को बोला था कि भाई ये रिन्यूएबल से नहीं बन रही और बड़ा पावर इसमें खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है बिटकॉइन माइन करने के लिए। तो बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे चली गई थी। कुछ अरसे बाद इलॉन मस्क साहब आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा बेहतर है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर दोबारा उन्होंने जो है ना बिटकॉइन को फेवर कर दिया। तो ये तो इनकी, अब मैं क्या कहूं, लेकिन इसके अंदर ऑफ कोर्स कुछ हद तक एथिक्स हैं और कुछ हद तक हिपोक्रेसी भी है। लेकिन इन एनी केस बात यह है कि जो वो कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, एंड दे आर, आई थिंक दे आर डूइंग द राइट थिंग। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्वे की पॉपुलेशन इस वक्त जो है वो सिर्फ 5.3 मिलियन है। अगर आप इसको कंपेयर करें लेट्स से पाकिस्तान में कराची से, तो कराची के अंदर इसकी पॉपुलेशन आप समझे कि 3 टाइम्स है नॉर्वे से, और हमारा हाल देखें आप पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एनीवेज आप पॉपुलेशन डेंसिटी को कंपेयर करेंगे तो ये बहुत बड़ा लैंड मास है और इसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। इसके अलावा एक और बात मुझे याद आई कि नॉर्वे की अपार्ट फ्रॉम ऑयल इसकी जो एक्सपोर्ट्स में आती है वो सी फूड बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। आप ये समझें कि सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना इनकी एक्सपोर्ट होती है सी फूड की। अच्छा, डिस्पाइट बीइंग कितना ऑयल रिच कंट्री है और ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं, लेकिन आप ये सोचें कि इसके अंदर जो इस वक्त भी जो प्रोडक्शन, जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो 94% रिन्यूएबल से, जिसके अंदर हाइड्रो भी आती है और डिफरेंट और भी मिक्स हैं। लेकिन 2030 तक इनका प्लान है कि 100% रिन्यूएबल पे चले जाएंगे। तो अपने पास ऑयल की दौलत होने के बावजूद लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, कंप्लीटली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बल्कि ख़त्म ही कर रहे हैं ऑयल को। तो हमारे लिए कुछ इसमें लेसन्स हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट जो हमारे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जो लेसन्स हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा नॉर्वे के हिसाब से, कि कहाँ कहाँ नॉर्वे हमें हिंट देता है अपना घर को चलाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पर बहुत महंगा है नॉर्वे, एज मैंने बताया आपको कि टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। 5% ऑफ GDP वहाँ पर टूरिज्म से मिलता है। इसके अलावा ये कि बहुत हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ पर, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, अल्कोहल बहुत महंगा है, टोबैको बहुत महंगा है, शुगरी ड्रिंक बहुत महंगी है, शुगर बहुत महंगी है। ये सारी चीज़ें जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें महंगी हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस लगते हैं वहाँ पर। आप ये समझें कि मैं कहीं पढ़ रहा था इसको कि अगर आप ईटिंग आउट बाय द वे बहुत महंगी है। जो बिल आपका अमेरिका के अंदर लेट से US में रहते हुए $50 आ सकता है 2 लोगों का, वही चीज़ नॉर्वे के अंदर
ऑलमोस्ट $83-85 के करीब पड़ेगी आपको। ऑफ कोर्स वेजेस उसी हिसाब से अच्छी हैं, लेकिन ये कि ओवरऑल महंगाई है वहां पर। इसके अलावा फेयर हेल्थ केयर पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट फ्री है, फ्री है लेकिन सर्टेन अमाउंट आपको देनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद अगर फर्स्ट करें, आई थिंक 2200 समथिंग करोड़ आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आपको वाकई जरूरत पड़ती है सीरियस हेल्थ केयर की, तो कोई कमी नहीं है वहां पर। आपको शुरू के जो पैसे देने हैं वो देने हैं आपको, जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि आप कोई लोग मिसयूज ना करें ना उसको, तो उसके लिए शुरू के पैसे आपको देने हैं। लेकिन उसके बाद आपके लिए हर चीज फ्री हो जाएगी। तो ऑफकोर्स हेल्थ केयर एक तरह से मैं कहूंगा कि ये फ्री ही है इसके अंदर। बाय द वे, नॉर्वे ने अपना जो ईयू का रेफरेंडम हुआ था 1992 के अंदर, उसने बड़ी क्लोज मार्जिन से इसको नो कहा था, और अभी तक वो उस पर कायम है, वो ईयू का पार्ट नहीं है नॉर्वे। नाउ टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग थिंग। हम बात करते हैं नॉर्वे मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट करें अपने घरों के अंदर। सबसे पहले तो देखें, हमारे घरों में ऑयल तो निकलेगा नहीं, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि ऑयल की वेल्थ थी नॉर्वे के पास। पॉइंट ये है कि उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई कैसे किया और उन्होंने अपने आप को कैसे इमर्ज किया। मतलब पोस्ट ऑयल एरा अगर आएगा तो नॉर्वे उसमें सबसे टॉप पे खड़ा होगा। उसको कोई जरूरत नहीं है इस वक्त भी ऑयल की, क्योंकि उसके पास जो फंड है वो उसको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। अच्छा, एनीवेज, हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट इनकम डाइवर्सिफिकेशन की। हमें देखना चाहिए कि हमारे पास लेट से एक हाउस होल्ड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर लेट से स्ट्रीम है, भले वो कोई हेड ऑफ द फैमिली जॉब करता है या हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस करता है या एक बिजनेस के अंदर है वो, तो उसको फर्दर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमें अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कभी भी एक इनकम स्ट्रीम के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ये आप नॉर्वे से सीख सकते हैं। ऑयल को उन्होंने डाइवर्सिफाई करके कहां कहां नहीं गए वो। इस वक्त आप ये समझे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि नॉर्वे की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इस वक्त फेसबुक, गूगल और इस तरह की कंपनीज के अंदर बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऑल्दो वो मेजर इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन परसेंटेज वाइज इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी नॉर्वे जब किसी चीज के बारे में बात करता है तो वो वेट रखती है, क्योंकि लेट से अगर 2% 3% भी किसी का शेयर है किसी कंपनी के अंदर, तो वो एक माने रखता है बड़ी कंपनी के अंदर। 2018 के अंदर फेसबुक ने एक नया अपना इनिशिएटिव लिया था जिसके अंदर वो फेक न्यूज को कर्ब कर रहे थे। आपको पता है ये किसकी वजह से हुआ था? ये नॉर्वे की वजह से हुआ था, क्योंकि नॉर्वे ने ये टेबल पे पुट किया था कि भाई हमें चाहिए कि फेसबुक अपना जो फेक न्यूज है उसको कर्ब करने के लिए काम करे। और क्योंकि वो शेयर होल्डर थे तो उन्होंने जो है ना, उनकी से थी उसके अंदर, तो उन्होंने बात की है। मैं इसलिए बता रहा हूं ये कि आप ये देखें कि जब किसी के पास पावर होती है ना, जब दौलत होती है किसी के पास, या किसी के पास इतनी पावर होती है कि वो दूसरों को ड्राइव कर सके, तो ये इस तरह करते हैं। मतलब आप पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, जैसे बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कि बड़े मुल्क जो हैं वो नेगेटिव वे में ड्राइव करते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं। तो अपने घर को देखते हुए, आप अपने आप को देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे तो उसके अंदर आप अपने आप को फायदा ही देंगे, अपनी फैमिली को फायदा देंगे। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज जो नॉर्वे से हमें सीखनी चाहिए, रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करें। आजकल वैसे भी पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा सोलर का ट्रेंड चल रहा है। मैं कहता हूं कि सोलर के ट्रेंड को आप आगे बढ़ाएं, अपने घरों में इन्वेस्टमेंट करें, अपने घरों में अच्छी क्वालिटी की चीज लगाएं। आपने देखा ना, नॉर्वे एक्सपेंसिव है, फिर भी वहां टूरिज्म है। अपने घरों की क्वालिटी को अंडरमाइन ना करें जितना, क्योंकि अगर आपका अपना घर है तो उसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी ना कभी रिट्रीव हो जाएगी आपसे। और प्लस ये कि आपको पता होगा जो चीज आप कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए जो है ना आपको फायदा देगी। तो इसी तरह अगर आप रिन्यूएबल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आप ग्रिड पे रहते हुए, लेट से बैटरी वाइज या नॉन बैटरी या जो भी आपको सोल्यूशन मिलता है सोलर का, आप वो डेफिनेटली लगाएं। और उसके अंदर आप एनवायरनमेंट को भी फायदा देंगे, लोड शेडिंग से भी बचेंगे, और इनफैक्ट पैसे भी कमाएंगे इन द लॉन्ग रन। जब आपको नेट मीटरिंग आप कर लेंगे इसके अंदर। नेट मीटरिंग बेसिकली जब लेट से कोई भी आप इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको वापस देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ पैसे वो आपको देती है, तो आप उसमें भी विन ऑन विन सिचुएशन होगी। लेकिन अगेन बात यह कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा होगी। जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है ना तो बंदा उसमें परेशान हो जाता है। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट से घबराना नहीं चाहिए। जैसे हमारे पीएम साहब भी कहते हैं कि घबराना नहीं है आपको, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है ना, अगर आप सही चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको रिटर्न डेफिनेटली देगी। इसके अलावा नॉर्वे से हम क्या और सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं हेल्थ केयर। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। हेल्थ केयर के लिए फैमिली इंश्योरेंस लाजमी लें। भले थोड़ी हल्की ले लें, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली, थोड़ी सी बेहतर ले लें।
कुछ इंश्योरेंस इस तरह की होती हैं जिसके अंदर मेडिकल भी शामिल होता है और लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन कभी भी इंश्योरेंस आप लें तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें, इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, इंश्योरेंस को अलग रखें, किसी भी किस्म की इंश्योरेंस को। क्योंकि मैंने देखा है, मैं शायद इस पर कोई वीडियो बना दूं, लेकिन इंश्योरेंस को कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं लेना चाहिए। हमेशा जिस चीज के लिए लें उसी पर्पज के लिए लें आप इंश्योरेंस को, कभी भी डुअल पर्पज के लिए ना लें। लाइक बटन जरूर प्रेस करें, लाइक यूट्यूब के एल्गोरिथम को स्मैश कर देता है, तो प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को। इसी तरह फर्ज करें आपका कोई लॉटरी टिकट निकल आता है। अब नॉर्मल बंदा लॉटरी टिकट निकल आएगा तो वो क्या करेगा, उसको शायद उड़ा दे, उसको शायद वो अच्छी गाड़ी ले ले, ट्रैवल कर ले बहुत ज़्यादा और इस तरह की चीज़ें कर ले। लेकिन अगेन, अगर आपको फाइनेंशियल सेंस है चीज़ों की, तो आपको वंस एक लॉटरी निकल आई तो आपका टोटल आपकी ज़िंदगी में जो है ना चेंजेस आ जाएंगी सारी। लेकिन वही बात है कि पहली बात यह है कि आप इसकी दुआ ही कर सकते हैं कि लॉटरी निकले, ज़रूरी नहीं कि लॉटरी निकले, तो आप उस पर इक्तफा नहीं कर सकते। लेकिन इन एनी केस अगर लॉटरी निकलती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, और लॉटरी नहीं निकलती तो भाई आप कम से कम जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको तो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें, उनको प्रॉपर्ली अपना सही डायरेक्शन में लगाएं ताकि आपको उससे फायदा मिल सके। अच्छा, उसमें यह कि इट डजेंट मैटर कि आप कितना कमा रहे हैं, आपको हमेशा हर चीज परसेंटेज में गेज करनी चाहिए। कुछ एब्सोल्यूट नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो बना रहा हूं, पता नहीं इस वीडियो के पहले आएगी या बाद में आएगी, लेकिन आई वॉज मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो, तो मैंने उसको बनाई थी टिकटॉक पे, मैंने बनाई थी। बाय द वे, आप उस टिकटॉक की का लिंक मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर नजर आ रहा होगा इस वीडियो पे। आप टिकटॉक पे जाके मुझे जरूर फॉलो करें, वहां पर मैं उसी फॉर्मेट की वीडियोस बना रहा हूँ, टिकटॉक के फॉर्मेट की। आप डेफिनेटली जाके देखें टिकटॉक को। लेकिन टिकटॉक के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी वो उसके अंदर एक तो ये मैंने इसकी बनाई थी 70, 15 और 10 का रूल, और उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह आपको अपनी इनकम को स्प्लिट करना चाहिए शुरू में खास तौर पे। और उसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि डिप्रिशिएटिंग एसेट के ऊपर कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, वो भी टिकटॉक पे आप देख सकते हैं। अगेन, नॉर्वे की एग्जांपल के साथ, आप उन्होंने तो कोई लोन ही नहीं लिया ना, उन्होंने तो सब कुछ इन्वेस्ट किया और उसी से वो काम करें अपना। मेरे ख्याल से भी कभी भी डिप्रिशिएटिंग एसेट्स के ऊपर लोन नहीं लेना चाहिए, जैसे गाड़ी हो गई या लेट से जैसे कपड़े हो गए, मोबाइल हो गया, लोग ले लेते हैं मोबाइल के ऊपर भी लोन, मोबाइल के ऊपर लोन लेकर मोबाइल ले लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो डेप्रिशिएट कर रही हूँ, कभी भी इसके ऊपर लोन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा ये कि जो ट्रांसपेरेंसी है अपनी फैमिली के अंदर, वो रखनी चाहिए। नॉर्वे के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, उनके हर बंदे को पता है कि मेरी क्या वर्थ है, मेरे फंड के अंदर कितने पैसे हैं, कोई बुरा वक्त आता है तो मुझे ये फंड्स में से ये पैसे मिल जाएंगे। तो आपकी फैमिली में भी हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसके अंदर हर एक को एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो। और मैंने बाय द वे इस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है कपल के ऊपर, जो कि उसमें बेसिकली मैंने यही बताया कि आपको अपने कपल्स में आपस में और फैमिली के अंदर जनरली एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब कुछ एक दूसरे का पता होना चाहिए, जिस तरह के हम नॉर्वे मॉडल के अंदर भी देखते हैं। अच्छा, अपने घर की रनिंग कॉस्ट को कम से कम रखें, जो आपके ऐसे कहते हैं लेट से ओपेक्स कॉस्ट, उसको कम से कम रखें, शुरू से ही कम रखें ना। मतलब उसके अंदर ऐसा ना हो कि आप कोई चीज स्टैंडर्ड से नीचे जा रही हो तो ऑफकोर्स उसको बराबर ले आएं, लेकिन बेयर मिनिमम रखें उसको। लेकिन कैपेक्स को आप उस पे, अगर आपका अपना घर है तो कैपेक्स के ऊपर कभी भी उस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, हमेशा उसके अंदर अच्छा मटेरियल यूज करें। मैंने जैसे पहले ही बताया कि घर के अंदर हमेशा कोई भी चीज सब स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि नॉर्वे की जो एसेट एलोकेशन है, जो फंड की जो एसेट एलोकेशन है, उसमें 73% इक्विटीज है, 24% फिक्स इनकम है और 3% रियल एस्टेट है। यानी कि 24% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, डिफरेंट गवर्नमेंट में उन्होंने 74 कंट्रीज आई थिंक थे जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनसे उनको फिक्स इनकम मिलती है। इसके अलावा जो 73% इक्विटीज हैं वो बेसिकली स्टॉक्स हैं, डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स हैं, तो जिसमें फेसबुक, गूगल, अल्फाबेट, ये सारी, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कंपनीज आती हैं। तो उन्होंने थोड़ा थोड़े शेयर्स बहुत सारी कंपनीज के लिए हैं, जब भी तो वो छोटी छोटी चीजें एज अ शेयर होल्डर रख सकते हैं कंपनीज के सामने। इसके अलावा रियल एस्टेट, अच्छा रियल एस्टेट के अंदर ये कि हमारे लिए एक वो थोड़ा सा वो भी है लेसन कि वहां पर रियल एस्टेट को 3% रखा हुआ उन्होंने। हालांकि वो ग्लोबल है लेकिन फिर भी वो 3% रखा हुआ उन्होंने। अब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता कि 3% आप भी रखें, आप, लेकिन मैं कहता हूं कि आप गैम्बलिंग में ना जाए रियल एस्टेट के अंदर। आप डेफिनेटली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन कभी भी उसके अंदर ट्राई करेंगे गैम्बल ना करें। खुद जो चीज ऑन ग्राउंड मौजूद है, जो डेवलप्ड सोसाइटी है, जो डेवलप्ड अपार्टमेंट है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें।
जो फ्यूचर की बातें होती ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर एस्क्रो अकाउंट वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट मुझे देख के बड़ी हंसी आई थी, और ये ग्राफ खासतौर पे देख के आपको भी शायद हंसी आए या रोना आए, लेकिन मुझे नहीं पता, जो भी है वो आप देखें। इसके अंदर आप नॉर्वे की पॉपुलेशन देखें, 1960 से लेकर अब तक पॉपुलेशन ग्रोथ आप देखें जरा, 3.5 मिलियन से 5.3 मिलियन हुए, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 50 मिलियन से 216 मिलियन हो गई, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, आई डोंट नो इससे ज्यादा ही हो गई, इससे कम तो हो नहीं सकती है। यानी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1960 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट कोई 4 to 5 टाइम्स बढ़ चुकी है, जबकि नॉर्वे बेचारे डबल भी नहीं कर सके उसको। अब इसको अपने घरों पे भी इंप्लीमेंट करते हैं, समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूँ, मतलब घरों के अंदर भी देख लें आप क्या सिचुएशन है। तो उसको भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके बजट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी सिचुएशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके जो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी रिसोर्सेज नहीं है तो डोंट ग्रो द पॉपुलेशन प्लीज, उससे आपको भी नुकसान हो रहा होगा, आगे आने वाले बच्चों को भी नुकसान हो रहा होगा, मुल्क का भी प्रॉब्लम है उसके अंदर, हर चीज जो है ना उस लेवल के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप कराची जैसे सिटी देखें कहां से कहां पहुंच गया है, ग्रोथ देखें उसकी पॉपुलेशन की कहां से कहां पहुंच गई है, जगह नहीं है रहने की वहां पर लोगों के पास, लेकिन ग्रो करे जा रही है पॉपुलेशन, कैसे कैसे हाल में रह रहे हैं लोग। मतलब आपकी पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है, चले बहुत अच्छी बात है पॉपुलेशन ग्रो करे, लेकिन उसके साथ एमिनिटीज भी तो ग्रो करनी चाहिए, आपकी फैसिलिटीज भी ग्रो करनी चाहिए, आपकी हाउसिंग भी ग्रो करनी चाहिए, आपकी सड़कें भी ग्रो करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ग्रो करनी चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। ये तो मैं मुल्क के लेवल के ऊपर कह रहा हूं, आप अपने घर के ऊपर के लेवल के ऊपर भी समझ सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा मुझको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।